We started with final accounts of companies. जिसके अंदर हमने प्रोफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट किया, दोनों साइड्स कर ली हमने उसकी, लायबिलिटी साइड भी और असेट साइड भी। ठीक है, ये करने के बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? वो प्रॉफिट्स जिनको हम डिविडेंड के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जितने भी कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं, आपने लायबिलिटी साइड किया, असेट साइड किया, और साथ ही साथ हमने कल के लेक्चर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी समझा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सारी डिटेल करने के बाद जो हमारे पास आते हैं वो हमारे सरप्लस यानी कि नेट प्रॉफिट्स होते हैं। वो नेट प्रॉफिट्स जो हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में। अब इस बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने से पहले इसका कुछ एप्रोप्रिएशन भी होता है, यानी कि हम जो नेट प्रॉफिट आ जाते हैं वो सारे के सारे तो बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं करते, उसमें से कुछ हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं, उसको कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिविजिबल प्रॉफिट्स का, वो क्या है, हम उनको कहाँ पर यूज कर सकते हैं? तो जहां जिनके पास पुरानी बुक्स हैं वो पुराने प्रोविजंस वहां पर दिए हुए हैं, तो वहां पर उनको एक टेबल दी हुई है जिसमें ये है कि कितना परसेंट आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है, कितने प्रॉफिट्स हो तो कितना, कौन कौन सी कंडीशंस है, उसमें 3-4 टेबल बनी हुई है। बट नाउ देयर इज नो कंपल्शन, कंपनी के ऊपर ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आपकी बुक में कोई टेबल मेंशन है तो वो टेबल अब आपको नहीं करनी है, यानी कि वो पहले लर्न करनी पड़ती थी बच्चों को कि इतने प्रॉफिट्स पे इतने परसेंट ट्रांसफर होगा, इतने प्रॉफिट्स होंगे तो इतने परसेंट ट्रांसफर होगा। तो ऐसी टेबल अगर आपकी बुक में है तो आप उसे नहीं करेंगे, क्योंकि वो अब खत्म हो चुका है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनीज के ऊपर ऐसी कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है कि उनको कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट्स का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना ही है। हाँ, कंपनी अपनी सहूलत के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए रिजर्व में ट्रांसफर करती है, लेकिन पहले ये मैंडेटरी था कि इतने परसेंट करना ही करना है। अब ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। तो आपको ट्रांसफर टू ऑफ प्रॉफिट्स टू रिजर्व में जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली देयर इज नो कंपल्शन। सिर्फ कंपनी अपनी मर्जी से कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर सकती है, और वो रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद उसके बाद वो कहाँ कहाँ यूज करती है, वो कोई डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वहां पर वो पैसा देती है, और उसके बाद जो पैसा बचता है वो कंपनी बैलेंस शीट में ट्रांसफर करती है। ठीक है, दूसरी चीज आपकी बुक्स में दे रखी होगी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स आपको दिया हुआ होगा, चाहे वो आपके पास डीके गोयल की बुक आप यूज कर रहे हो या वीके मित्तल यूज कर रहे हो। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स अगर पुरानी बुक है आपके पास तो उसमें गिवन होगा कि 15% देते हैं, उसके ऊपर सरचार्ज देते हैं, एजुकेशन सेस देते हैं। बट फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021, इस ईयर से जो डिविडेंड है दैट इज फुली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड नॉट इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी। तो सीडीटी को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है। आपकी बुक्स में दिया हुआ है ये? यस मैम। आपकी बुक्स में इसका रेट और सब कुछ गिवन होगा कि 15% रेट से चार्ज करते हैं। यस मैम। यस, गिवन है सबकी बुक्स में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो अब आप यहाँ पर क्या इसको आपने समझना है कि 2021 की अमेंडमेंट से पहले तो ये एप्लीकेबल था, जो कंपनी थी उसको सीडीटी पे करना पड़ता था। अब जो सीडीटी है इट हैज बीन विथड्रॉन, इसको वापस ले लिया गया है, तो हमें सीडीटी नहीं करना है। अगर इन केस आपके पास क्वेश्चन सीडीटी का आ जाता है और वहां पर लिखा हुआ है कि सीडीटी पे करना है, तो आपको क्वेश्चन में अगर मेंशन कर रहा है कि सीडीटी की एंट्री करो तो आप कर देंगे, लेकिन नीचे आप प्लीज लिख देना कि सिंस इट हैज बीन अमेंडेड
एंड फ्रॉम द ईयर 2021 इट हैज नॉट बीन अबॉलिश्ड। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी? जहां पर टीचर्स ने मान लो कहीं किसी कॉलेज में नहीं देखा है कि ऐसा कोई अमेंडमेंट है और वो वीके पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर रहे हैं, उसमें ऑलरेडी अमेंडमेंट है, उन्होंने नहीं देखा कि अमेंडमेंट हुई है, उन्होंने पेपर उसके हिसाब से चेक कर दिया, तो वहां प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो आपको इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर आएगा, आप अगर सीडीटी की एंट्री नहीं करते हैं तो आप नीचे मेंशन कर सकते हैं दैट सीडीटी इज नाउ नॉट अलाउड। लेकिन क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में पर्टिकुलरली आपको बोल रहा है कि इसको करके आओ जी, तो आप करके भी दिखा सकते हैं कि ये हमने काट दिया जी टैक्स, लेकिन टैक्स अब कटता नहीं है। समझ में आया आपको? यस मैम। यस मैम। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि हम जो सरप्लस है, जो हमारे पास सरप्लस आएगा, ये जो सरप्लस अकाउंट हम बनाते हैं, सरप्लस अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया कि एक होते हैं हमारे प्रॉफिट्स, जो हमारे नेट प्रॉफिट आते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, और फिर उस प्रॉफिट का हम करते हैं बंटवारा, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन। तो ये जो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है वो जिस अकाउंट में होता है उसको हम बोलते हैं सरप्लस अकाउंट। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो, और जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है वो, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो एडजस्ट हो जाएगा, वो हम इसमें मेंशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें से माइनस करते हैं अगर हमने कहीं पर भी कोई पैसा ट्रांसफर किया है, चाहे वो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड हो, चाहे डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व हो, चाहे वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो, चाहे वो सिंपल जनरल रिजर्व हो, किसी भी रिजर्व में अगर हमने पैसा ट्रांसफर किया है तो वो यहां से माइनस हो जाएगा। अगर हमने किसी रिजर्व से पैसा सरप्लस में ट्रांसफर किया है तो वो ऐड हो जाएगा, यानी कि हम रिजर्व से पैसा किस में निकाल के डाल रहे हैं, सरप्लस में डाल रहे हैं, तो वो हम ऐड कर देंगे। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व। अगर हमने रिजर्व से पैसा लिया है तो वो यहां ऐड हो जाएगा, अगर रिजर्व के लिए निकाल रहे हैं तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमारी कोई प्लस माइनस यहां लिख रही हूं मैं, एडजस्टमेंट, अगर कोई प्रीवियस ईयर एडजस्टमेंट है, मान लीजिए हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ज्यादा बनाया था और हमें कम पे करना पड़ा, हमारा प्रॉफिट बच गया तो वो ऐड हो जाएगा। कम बनाया था, ज्यादा पे करना पड़ा तो हमें प्रॉफिट से निकालना पड़ेगा, तो वो माइनस हो जाएगा। तो कोई अगर एडजस्टमेंट में से पैसा बचा हुआ है तो वो ऐड और लेस हो जाता है। उसके बाद हम इसमें से पे करते हैं अगर हमने कोई मान लीजिए इंटरिम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड दिया। डिविडेंड जो हमारा होता है ना वो तीन तरह का होता है, एक होता है प्रपोज्ड, एक होता है इंटरिम, और एक होता है फाइनल। जिनके पास पुरानी बुक्स हैं वहां पर ये प्रॉब्लम भी आएगी कि जो प्रपोज्ड डिविडेंड है वो इसी में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया गया होगा, तो ये गलत है। प्रपोज डिविडेंड होता क्या है कि जब कंपनी प्रपोज करती है, डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं कि हम इतना डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, जब वो अभी तो प्रपोज्ड है, वो दिया नहीं है, जब वो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स डिक्लेयर कर दें, शेयर होल्डर्स उस रेट को चेंज नहीं करते, सिर्फ उसको डिक्लेयर करते हैं, जब वो शेयर होल्डर उसको डिक्लेयर कर देते हैं तब यही प्रपोज डिविडेंड क्या बन जाता है, फाइनल डिविडेंड बन जाता है। तो इसका मतलब ये जो होता है ये आपका अकाउंटिंग ईयर के एंड में होती है एनुअल जनरल मीटिंग, तो इसका मतलब आपके खाते बनने के बाद हो रही है। तो दैट मीन्स इस साल का जो प्रपोज्ड डिविडेंड है वो अगले साल जाके आपका फाइनल डिविडेंड बनता है। तो दैट मीन्स प्रपोज्ड डिविडेंड अभी पे नहीं किया, सो दैट विल बी शोन इन कंटिंजेंट लायबिलिटीज। अगर आपकी बुक्स में इसको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया गया है तो वो भी गलत है। तो प्रपोज्ड डिविडेंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है, प्रपोज्ड डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी के हेड के अंडर दिखाया जाता है। इंटरिम डिविडेंड कौन सा होता है, जो इन एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स,
इन एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स को उम्मीद है कि हम प्रॉफिट कमाएंगे। एंटीसिपेशन मतलब उम्मीद ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इन एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स, उनको पता है कि हमें प्रॉफिट्स हो जाएंगे साल के एंड में, तो हम साल के बीच में ही, इंटरिम मतलब बीच में, साल के बीच में ही डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। क्योंकि ये साल के बीच में ही दिया गया तो ये यहां पर लेस किया जाता है, ठीक है। और फाइनल डिविडेंड कौन सा होता है? फाइनल डिविडेंड होता है जब वो डिक्लेयर हो जाता है। तो अगर कंपनी ने विद इन ईयर फाइनल डिविडेंड दिया है तो वो हम माइनस करते हैं। लेकिन अगर पिछले साल वाला इस साल सिर्फ प्रपोज डिविडेंड है तो वो अगले साल फाइनल होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so let us see one question. Illustration number 1 I am taking. For the year ended 31st March 2020, the profit of A Limited before charging depreciation on fixed assets amounting to rupees 9,20,000. Profit दिए हुए हैं आपको 9,20,000, जिसमें से वो कह रहा है कि इस depreciation चार्ज नहीं किया गया। तो depreciation जो है वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में आता है, ना कि सरप्लस में। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L भी आपको एक बार फिर से बनानी पड़ेगी कि मेरे पास ये प्रॉफिट्स हैं जिसमें से मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना है। कितना? डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू रुपीज 2 लाख। तो ये 2 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। अब मेरे पास प्रॉफिट्स कितने आ गए? 7,20,000। द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्टेड ऑफ 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। और ये कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स हैं? 6%। एंड 4 लाख इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each. There was a credit balance of 4,10,000 brought forward from the previous year. तो जब मैं सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट बनाऊंगी तो उसके अंदर मेरे लास्ट ईयर के प्रॉफिट आ जाएंगे, जो कि कितने दिए हुए हैं? 4,10,000, ठीक है। The following appropriations were proposed to be made to provide for taxation 2 lakh. तो टैक्सेशन भी स्टेटमेंट ऑफ P&L का आइटम है, तो हम टैक्सेशन भी यहां काटेंगे 2 लाख। तो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैं जो बैलेंस शीट में जाने के लिए सरप्लस में जाते हैं। तो 7,20 में से 2 लाख और माइनस हो गए, मेरे कितने हो गए? 5,20,000। अब पिछले साल के प्रॉफिट थे 4,10,000 और करंट ईयर के प्रॉफिट आ गए मेरे 5,20,000। तो 4,10,000 और 5,20,000 इसको ऐड कर देते हैं, तो मेरे पास आ गए 9,30,000 के प्रॉफिट्स। अब उसने बोला है कि आपको क्या क्या करना है? टू ट्रांसफर 2.5% ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। तो ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में कितना? 2.5% ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। तो 2.5% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट कितना? 5,20,000। 5,20,000 का 2.5% निकालेंगे तो ये आ गया 13,000। ये हमने ट्रांसफर करना है। इसके बाद ये ट्रांसफर करने के बाद मेरे प्रॉफिट बचे 9,17,000। देन उन्होंने कहा टू पे फॉर द ईयर्स डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। अब आप देखो ऊपर लाइन पढ़ो क्या लिखा है? द फॉलोइंग एप्रोप्रिएशंस वर प्रपोज्ड। हमने दिए तो नहीं, अभी सिर्फ प्रपोज किया है। और मैंने आपको बताया था कि प्रपोज डिविडेंड जो है वो कटता नहीं है, वो कहाँ शो होता है? कंटिंजेंट लायबिलिटी में। तो आई विल कैलकुलेट इट इन द हेड ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी के हेड में मैं निकालूंगी प्रपोज डिविडेंड, जो कि मुझे प्रेफरेंस शेयर्स पे देना है। 30 लाख के मेरे प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये गिवन है। इसका 6% हो गया 1,80,000। उसके बाद दिया हुआ है टू पे ए फाइनल डिविडेंड ऑफ 5% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो
तो इक्विटी शेयर कैपिटल है मेरी 40 लाख की, 40 लाख के ऊपर 5% दिया हुआ है 2 लाख, टोटल डिविडेंड कितना हो गया 3,80,000। उसके ऊपर उसने लिखा है टू प्रोवाइड फॉर सीडीटी 20.358। ये वैसे यहां से कट जाना चाहिए था बाय द रूल, क्योंकि अब सीडीटी होता ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आई मेंशनड यू कि हम यहाँ लिखेंगे कि सीडीटी उसने प्रोवाइड करने को बोला है, कि प्रोविजन बनाना है। तो 3,80,000 का 20.358% जितना भी दिया हुआ है हमें, वो हम निकाल लेंगे। ये हमारे पास ऐड होके आ गया 457,360। सो यहां पर हम लिखेंगे कि सीडीटी अबॉलिश्ड फ्रॉम 2021 से ये खत्म हो चुका है, अबॉलिश हो चुका है। ठीक है, तो 4,57,360 ये हमारी क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है, जिसको हमें शो नहीं करना बुक्स में, सिर्फ कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में शो करना है। एंड टू कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस, टू कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस इज 2,97,000 विच विल बी कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट। हाँ जी, समझ में आया? यस मैम। ओके, यस मैम। इसके बाद दिया हुआ है कि जो डिविडेंड दिया जाता है ये वाला, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो या फाइनल डिविडेंड हो, इसको पे करने की, डिविडेंड को देने की एंट्रीज क्या होती हैं। डिविडेंड को जो हम पे करते हैं, उसके लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी के पास जो बैंक में पैसा होता है उसमें से उसको जितना डिविडेंड देना होता है वो उतना अमाउंट निकाल के एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डाल देती है, जिसका नाम हम रखते हैं डिविडेंड बैंक अकाउंट, ताकि उसमें से सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड की ट्रांजैक्शंस हो। तो कंपनी को करना क्या है, सबसे पहले तो हमने अभी जैसे पीछे उसमें देखा कि अगर हम डिविडेंड दे रहे हैं तो हम क्या लिख रहे हैं, सरप्लस अकाउंट में हम डाल रहे हैं, डिविडेंड काट रहे हैं यहाँ पे। अगर हम देंगे तो यहाँ तो हमने दिया नहीं है क्योंकि इसमें था नहीं, अगर देते तो हम यहाँ से माइनस करते, अगर हमारे पास कोई डिविडेंड होता तो हमने क्या करना होता है, सरप्लस हमारा क्रेडिट होता है, उसमें से जब पैसा निकलेगा तो सरप्लस को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट, इसमें से पैसा जो हमने देना है वो किस चीज का देना है, पहले तो वो डिविडेंड प्रपोज होगा, तो वो प्रपोज डिविडेंड बन गया। अब ये प्रपोज डिविडेंड जब फाइनल हो गया कि ये तो पे करना ही है, तब प्रपोज डिविडेंड को हम डिविडेंड पेबल बना देते हैं। यानी कि सबसे पहले हमने जितना डिविडेंड देना है उसको हमने प्रपोज किया, देन व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड, अब हमने उसको प्रपोज डिविडेंड को कैंसिल करके इसको पेएबल बना दिया। पेएबल का मतलब होता है टू बी पेड विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, करंट बन जाता है ये। तो जहां पर भी पेएबल वर्ड आ जाए दैट मींस इट इज टू बी पेड विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास सरप्लस में पैसा है प्रॉपर जितना हमें चाहिए तो ठीक है, अगर सरप्लस में पैसा कम है तो हो सकता है हमें किसी जनरल रिजर्व में से पैसा निकालकर या हमें किसी डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड में से पैसा निकालकर इस सरप्लस को पूरा करना पड़े। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जनरल रिजर्व में से पैसा निकाल रहे हैं, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड में से पैसा निकाल रहे हैं और इसको डाल किस में रहे हैं, सरप्लस अकाउंट में। तो ये एंट्री अगर इन केस हमें करनी पड़ी तो वो इससे पहले आएगी, बाद में नहीं आएगी। बताई जरूर मैंने बाद में है, लेकिन करनी हमें पहले पड़ेगी क्योंकि अरेंजमेंट हम हमेशा पहले करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास पैसा अरेंज हो गया, अब हमने क्या करना है, ये जो पैसा है जो बैंक में पड़ा है उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना है, और वो बैंक अकाउंट का नाम हम रखते हैं डिविडेंड बैंक। तो बैंक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो डिविडेंड बैंक अकाउंट, इस अकाउंट में पैसा आ रहा है तो इसको हमने डेबिट कर दिया, और सिंपल बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो हमने किया कुछ नहीं है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया कि बैंक अकाउंट की बजाय उसका नाम हमने रख दिया डिविडेंड बैंक अकाउंट। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा डिविडेंड पेबल बन गया था इसको पे कर देना है, डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक अकाउंट।
कि अब हमने जितना डिविडेंड पेबल हुआ था उसको हमने पे कर दिया। अब हमने तो पे कर दिया, लेकिन कोई लेने ही नहीं आ रहा, उसको क्लेम करने नहीं आ रहा, कोई शेयर होल्डर को पता ही नहीं चला, वो लेने नहीं आया अपना डिविडेंड। तो जो पैसा डिविडेंड पेबल में से लेने नहीं आते हैं उसको हम बोलते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो ये पेबल तो था लेकिन पे नहीं हुआ, तो इसको हम बोलते हैं अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो हम उसका एक अकाउंट खोल देते हैं कि जितना अनक्लेम्ड डिविडेंड है वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये जो अनक्लेम्ड डिविडेंड है, ये अगर क्लेम ना किया जाए अगर तो क्लेम कर लिया विद इन 3 इयर्स तो पे कर देंगे, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर ये ना क्लेम किया जाए तो इसको हम एक अलग अकाउंट में डाल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अनक्लेम डिविडेंड टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। आपकी बुक में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर कर रखा है, वो पहले किया जाता था, अब नहीं करते हैं। तो अनक्लेम डिविडेंड को हम किस में ट्रांसफर करेंगे? टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जहां से ये जो है पे किया जाता है। और अगर अनक्लेम डिविडेंड को कोई लेने आ जाता है तो फिर वो अनक्लेम डिविडेंड टू डिविडेंड बैंक हम इसको पे कर देते हैं।